हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपके लिए लेकर आ गई हूँ आज का लेक्चर और वो है क्लास 12th का लेक्चर नंबर 7 जिसका चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 10। और जैसा कि आपको लग रहा होगा ये भी समाप्ति की ओर है और हम करेंगे इसके बाद MCQs थोड़े से इस चैप्टर के, बड़ी डिमांड में है आजकल। तो ये सारा चैप्टर फ्लो था। आज जो हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं जैव नियंत्रण कारकों के रूप में सूक्ष्म जीव एवं उसके कुछ उदाहरण देखेंगे, कवक आधारित जैव नियंत्रण देखेंगे और बैक्यूलोवायरस क्या काम कर रहा है भाई, क्यों पढ़ रहे हैं इसे वो भी देखेंगे और जैव नियंत्रक के लाभ भी देखेंगे कि जैव नियंत्रक क्रियाएं हम अपना रहे हैं लेकिन उसके क्या बेनिफिट है हमें वो भी देखना है। तो शुरू करते हैं कहानी को। जैव नियंत्रक कारक के रूप में सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स, है ना, एजेंट है ये प्राइम ब्रांच गोगो के। चलिए, क्या है बायो कंट्रोल कि हम अभी तक फसलों को रोगों से बचाने के लिए यानी कि डिजीज से बचाने के लिए, उनके पैथोजन से बचाने के लिए, दूसरे कीड़ों से बचाने के लिए, क्योंकि कीड़े हमने देखा कई कीड़े जो है वो पौधे के पूरे खेत जो है वो चढ़ जाते हैं, है ना, खत्म कर जाते हैं, ग्रास हॉपर जो है जनरली। अब अगर हमें उनसे बचाना है तो हम उनके लिए अभी तक जो यूज करते आ रहे थे वो ये यूज करते आ रहे थे, दवाइयाँ छिड़क रहे थे। लेकिन दवाई छिड़कने का या रासायनिक छिड़कने का हमने नुकसान भी देखा कुछ पिछले चैप्टर्स में और पिछले कुछ टॉपिक्स में कि ये केमिकल इनडायरेक्ट वे में पौधों पे गिरते हैं, प्लांट्स पे गिरते हैं और फिर जब हम उस प्लांट्स को खाते हैं धो के भी या बिना धो के भी, जैसे भी खा रहे हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्लांट्स के अंदर तक चली जाती हैं, कुछ रसायन ऐसे होते हैं तो फिर वो धोने से नहीं जाएंगे तो वो हमारी खाद्य श्रृंखला में यानी कि हमारे फूड चेन में चले जाते हैं। आपने खाया, आप में गए, आपसे फिर जो है वो जीन्स में हो सकता है आपकी कोई म्यूटेशन कर दे। मान लो किसी एनिमल, गाय वगैरह ने उसको खाया, उसके अंदर वो केमिकल चला गया, फिर उसको शेर ने खा लिया तो शेर के अंदर चला गया। तो ऐसे ये बैक टू बैक चलते रहते हैं और हमारे पर्यावरण को भी प्रदूषित करेंगे। उससे जो गैसेस निकलेगी, उससे जो केमिकल निकलेगा वो मिट्टी को खराब करेगा। मिट्टी पे गिरेंगे तो मिट्टी की जो उर्वरकता है, फर्टिलाइट प्रॉपर्टी है, उसको खत्म कर देंगे। तो ऐसे बहुत सारे नुकसान हमें रासायनिक प्रयोगों के देखने को मिले। तो फिर हमने वही सॉल्यूशन निकाला। क्या सॉल्यूशन निकाला कि हम इन सूक्ष्म जीवों का यानी कि माइक्रोब्स का, और माइक्रोब्स हम पहले भी बोल चुके हैं कि माइक्रोब्स का मतलब सिर्फ बैक्टीरिया या वायरस नहीं होता, कवक, छोटी मोटी जो शैवालें हैं, है ना, वो भी माइक्रोब्स के अंतर्गत आती है, जो सूक्ष्म है, बहुत माइक्रोस्कोप से देखी जाती है। तो जो भी हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं वो सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो कवक भी आते हैं, उसमें बैक्टीरिया भी, वायरस भी, कुछ छोटी मोटी शैवाल भी आती हैं, तो वो सब है। तो हमने उनका यूज करके इन जानवरों को दूर भगा रहे हैं या इन रोगों को दूर भगा रहे हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में भी हमने देखा था कि हम कैसे जो है जीन्स में चेंज करके या सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके रोग निरोधक प्रतिरोधी किस्में भी बनाते हैं। यहाँ पे हम बैक्टीरिया को डायरेक्टली यूज करेंगे, बैक्टीरिया, कवक और माइक्रोब्स जितने भी हैं उन सबको डायरेक्टली यूज करके पौधों में बायो कंट्रोल लेकर आएंगे, यानी कि उनको इन सब चीजों से, इन सब बीमारियों से, इन सब कीड़े मकोड़ों से जो उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं उनसे बचाएंगे, ठीक है। चलिए, ये है जैव नियंत्रक। पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैविक विधियों का प्रयोग ही जैव नियंत्रक है, ठीक है। समझ तो गए हैं आप, परिभाषा और देख लीजिए कि पादप रोग यानी कि पादपों में होने वाली डिजीज प्लस पीड़क जो पेस्ट्स हैं, जैसे ग्रास ऊपर जो है खेत खा जाता है, एम्फीड्स हैं जो खेत खा जाते हैं, हमने पढ़े भी थे, जैसिड जो पूरा के पूरा जो है तने को अंदर से खोखला कर देता है, स्टेम बोरर, है ना, ये सब जो है ये पेड़ जो हमारे खेत है उनको खा जाते हैं। तो उनको नियंत्रित करने के लिए है हम जैविक विधियों का प्रयोग कर रहे हैं। अब जैविक मतलब कि बायोलॉजिकल में क्या आएगा, या तो कीड़े, यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या ऐसी कोई चीज जो बायोलॉजिकल हो। आगे और भी पढ़ेंगे हम, जैसे गोबर वोबर को खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, वो भी बायोलॉजिकल है, कोई केमिकल तो है नहीं। तो आज तो हम सिर्फ माइक्रोब्स वाले पोर्शन को देखेंगे। तो उसे हम क्या कह रहे हैं, बायो कंट्रोल यानी कि जैव नियंत्रण कह रहे हैं। आज के समय में इन समस्याओं से निजात पाने के लिए रसायनों का अधिकाधिक प्रयोग किया गया।
अभी भी हम इतना नहीं आए। हम एक बात करते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा, ऑर्गेनिक खेती की आजकल बहुत पॉपुलर है, लोग वापस जा रहे हैं उस ऑर्गेनिक खेती की तरफ। लेकिन फिर भी कई जगह जो नहीं अपनाते वो तो रासायनों का ही उपयोग कर रहे हैं, केमिकल का ही उपयोग कर रहे हैं, कीड़ों को भगाने के लिए छिड़काव कर रहे हैं, दवाइयाँ ला रहे हैं। यह रासायन है कि कीटनाशी व पीड़कनाशी, ठीक है, कौन कौन से रासायन हैं? या तो कीटनाशी को उपयोग करेंगे यानी कि इंसेक्टिसाइड्स को, या पेस्टिसाइड्स को यानी कि पीड़कनाशियों को। कीटों को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट्स को मारने के लिए, और दूसरे पीड़क जो हैं जो बीमारियां फैला रहे हैं इंसेक्ट के अलावा, उनको मारने के लिए हम क्या कह सकते हैं? पेस्टिसाइड्स बोल सकते हैं। रासायनों के अविवेकपूर्ण व अंधाधुंध प्रयोग से अनेक दुष्प्रभाव उत्पन्न होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है ना। वो हमारे अंदर आएंगे प्लांट्स के थ्रू, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करेंगे, खाद्य श्रृंखला में चले जाएंगे तो सबको करेंगे। एक कभी आपने पढ़ा हो, मैंने क्लास में बताया भी एक बार, कि डीडीटी, ऐसा कहा जाता है कि डीडीटी अगर एक बार किसी जीव के अंदर या प्लांट के अंदर चली जाती है तो वो 10 पीढ़ियों तक उसके अंदर रहती है। इतनी खतरनाक होती है डीडीटी, इसलिए डीडीटी का प्रयोग करना आजकल छोड़ दिया है ना। ऐसा बोलते हैं कि वो एक बार अगर किसी सीरीज के अंदर आ गई, मतलब खाद्य श्रृंखला तो समझते हैं ना, एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है तो एक चेन बनती है, तो अगर वो किसी फर्स्ट वाले में चली गई तो 10 पीढ़ियों तक डीडीटी ऐसे ही जाती रहेगी। और अगर प्लांट के अंदर चली गई या किसी एनिमल के अंदर चली गई तो उसकी पीढ़ियों में भी 10 पीढ़ियों तक डीडीटी जो है बनी रहती है। इतनी खतरनाक और डेंजरस होती है डीडीटी। तो ऐसे ही बहुत सारे केमिकल होते हैं जो म्यूटेशन कर सकते हैं, पढ़े ही हमने उत्परिवर्तन में बहुत सारे केमिकल। तो वो कुछ केमिकल भाई कीटों को मार रहे हैं तो कोई शहद तो यूज कर नहीं रहे होंगे, यूज तो जहर ही कर रहे होंगे, जो उनको नुकसान पहुंचा रहा है तो हमें भी पहुंचाएगा। अनेक दुष्प्रभावों को देखते हुए जैव नियंत्रक विधियों का अधिकाधिक प्रयोग व जैविक खेती, जो मैंने कहा ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको कहते हैं, की आवश्यकता महसूस की जाती है। अब हम थोड़ा सुधर रहे हैं, जाग रहे हैं। जैव नियंत्रक रासायनों के प्रयोग के प्राकृतिक परभक्षण पर निर्भर करता है। भाई आप कैसे करोगे बायोलॉजिकल कंट्रोल? पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपकी फसल को नुकसान पहुंचा रहा है उसका पता करना पड़ेगा कि भाई वो कोई ग्रास होपर है। कभी आपने देखा है या नहीं देखा, ये जो ग्रास होपर होते हैं, लॉबस्टर्स वगैरह, ये भाई ऐसे झुंड में आते हैं। मैंने देखा हुआ है, हमारे राजस्थान में एक बार इनका आतंक फैला हुआ था। तो लोकस्टा का उसका नाम है भाई, साइंटिफिक नेम लोकस्टा। उस ग्रास होपर बहुत वैरायटी और किस्मों के होते हैं वो, मतलब मैं कम से कम मुझसे 10-12 किलोमीटर दूर होंगे, लेकिन पूरे आसमान में वो लॉबस्टर ही लॉबस्टर, मतलब लोकस्टा ही दिख रहे थे। आतंक आया था हमारे राजस्थान में एक बार, खेत के खेत चढ़ गए थे, वो लोग डर गए थे। फिर वो जैसे ही आते वो झुंड, मतलब इतना करोड़ों की संख्या में आते हैं, वो आपको दूर से आते हुए दिख जाएंगे कि और ये झुंड आ रहा है। फिर लोग बम वम फोड़ के उनको भगाते थे, लेकिन बहुत नुकसान हुआ उससे। तो आपको पहले उनके बारे में जानना पड़ेगा। वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत संख्या में जाते हैं, ऐसे नहीं 1-2 आ गए, है ना, बहुत संख्या में खतरनाक लेवल पे जो है वो एक से दूसरी जगह जाते हैं। पूरा के पूरा, मतलब 1 घंटे में तो आपका पूरा खेत खा जाएंगे, इतनी स्पीड से खाते हैं। तो आपको पहले क्या पता होना चाहिए कि जो परभक्षी है, यानी कि जो परभक्षण कर रहा है आपके खेतों का, उसका नेचर कैसा है, कब आता है, कब जनन करता है, कैसे उसकी क्या है, उसकी कमजोरियां क्या है, ये सारा आपको अध्ययन करना पड़ेगा, निर्भर करेगा। जैव विविधता स्वास्थ्य की पोषक होती है। भाई जैव विविधता बहुत जरूरी है। एक तो जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? वैसे तो पता होना चाहिए आपको, पढ़े हुए हैं आप। हमारे संसार में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, वैरायटी के प्लांट्स हैं, वैरायटी के एनिमल्स हैं। ये क्या है? ये बायोडाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब विभिन्नताएं, बहुत विभिन्नता है। अभी मैंने कहा ग्रास होपर यानी कि टीड घोड़ा। अभी टीड घोड़ा जो है वो बहुत किस्मों का है, बहुत स्पीशीज का है। तो ये क्या है? वैरायटी है। उसी को हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, इसको बायो को थोड़ा पास में रख लो, है ना, वरना ये बायो और आपको एक जैसा दिख रहा होगा, पर लग रहा होगा ये क्या नया वर्ड लिख दिया मैम ने, बायोडाइवर्सिटी। ठीक, उससे क्या होगा? किसी भी तंत्र में अधिकाधिक विविधताएं होती हैं। जितना अधिक विभिन्नताएं होगी वह उतना ही अधिक वहनीय यानी कि सस्टेनेबल होगा। जितनी आपको वैरायटी मिलेगी,
इस प्रकृति में, उतना ही प्रकृति संतुलित रहेगी, उतना ही प्रकृति सस्टेनेबल का मतलब वही स्थिर रहेगी, है ना। क्योंकि आपने पढ़ा है, खाद्य श्रृंखला पढ़ी है कि मान लो हम सारे मेंढकों को मार दें तो एक तो सांप को खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम सांप जो है वो मेंढकों पे जिंदा होते हैं। जंगल में तो मेंढक ही मिलेंगे, इंसान तो जाएंगे नहीं। तो मेंढक, एक तो सांप का खाना बंद हो गया तो उसका जीना हराम। उधर से आप मेंढक कीड़े मकोड़ों को खाता है तो उधर से कीड़ों मकोड़ों की संख्या बढ़ जाएगी। तो प्रकृति में जितनी वैरायटी होगी प्रकृति उतनी ही संतुलित रहेगी, ठीक है। तो ये भी जरूरी है। जैविक खेती में कृषक इस बात का प्रयास करते हैं कि पीड़क जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारे खेतों को, माने जाने वाले कीटों का पूर्णतः उन्मूलन न हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो जो है लोकस्टा जो है आपके खेतों को मार रहा है तो लोकस्टा का जीवन ही आप दुश्वार कर दो। ऐसा कर दो कि वो पृथ्वी पे लोकस्टा ही नहीं बचे। अगर वो नहीं बचेंगे तो हमारा वही नेचुरल सिस्टम खराब हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि अगर दुनिया से मेंढक ही खत्म कर दोगे तो फिर मेंढक जिनको खा रहे हैं इंसेक्ट, उनकी संख्या बढ़ जाएगी, फिर वो आप पे आतंक मचाएंगे। तो आपको बैलेंस करके चलना है। ऐसा नहीं कि आपके खेत को जो चीज नुकसान पहुंचा रही तो आप उनका सफाया ही कर दो, है ना। पूर्णतः उन्मूलन नहीं करना है, क्योंकि हमें नेचर का भी ध्यान रखना है, प्रकृति का भी ध्यान रखना है। वह संतुलन व नियंत्रण स्तर पर बने रहे, ठीक है। संतुलन बना के फिर उनको खत्म करना है। कोई ऐसा इलाज ढूंढना है कि वो ज्यादा भी नहीं मर जाए, कि पता चला वो करोड़ों के करोड़ों आपके खेत को मरी हुई डेड बॉडीज नहीं जो है वो कवर कर लिया, उस पर अब कुछ उग ही नहीं रहा, ऐसा भी नहीं हो। जैविक खेती का मत है कि जीव जगत के जटिल ताने बाने जो हमारा वेब ऑफ लाइफ है, जिसको मैं क्या कह रही हूँ, खाद्य श्रृंखला जिसको आप कह सकते हैं, है ना, वेब चेन, फूड चेन जिसको कहते हैं आप, या फूड वेब जिसको कहते हैं, कि एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है और अगर उनमें से कुछ भी मिस हो गया तो आपकी वेब चेन जो है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। में पीड़क मान लिए गए कीट का पूर्ण उन्मूलन का मतलब वही सफाया अकारण ही नहीं अवांछनीय भी है, कि आप उनको मार दो तो आपको ही नुकसान है। मतलब ऐसा है कि इधर कुआ इधर खाई, है ना। क्योंकि इनकी अनुपस्थिति में अनेक लाभकारी परभक्षी, जिसको हम प्रीडिएटर कहते हैं, परजीवियों जो अपने पोषण के लिए इन पर निर्भर करते हैं का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। आप सारी दुनिया के कीट ही मार डालो, या दुनिया के नहीं, चलो ग्रास ओपर ही मार डालो आप, ठीक है ही नहीं, पृथ्वी पे ग्रास ओपर ही नहीं है। लेकिन जो ऐसे एनिमल है जो सिर्फ ग्रास ओपर को खाते हैं और किसी कीड़े को खाते भी नहीं है, कुछ एनिमल होते हैं पर्टिकुलर किसी चीज को ही खाते हैं, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो फिर वो खाएंगे क्या, वो नहीं खाएंगे तो वो भी मर जाएंगे, उनको खाने वाले भी मर जाएंगे, तो भाई प्रकृति का बैलेंस नहीं होगा। तो कई परभक्षी जो उन पर डिपेंडेंट है वो भूखे मर जाएंगे, उनको पोषण नहीं मिलेगा। अतः जैव नियंत्रण विधियों के प्रयोग से हमारी रासायनिक पीड़कनाशियों पर निर्भरता बहुत कम हो जाएगी, और हम जो है जैव नियंत्रक ऐसे करेंगे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे, है ना। वो वाला मेथड हम यूज करेंगे कि रासायन भी यूज नहीं करने, कीटों को भी ऐसे नहीं मारना धड़ाधड़, मरेंगे तो सही देखो थोड़े बहुत, लेकिन ऐसे भी नहीं मारना कि उनका जीवन से पृथ्वी से डायनासोर की तरह नाम ही खत्म हो जाए, ऐसा भी नहीं करना। और इससे होगा क्या कि हम पीड़कनाशियों पर कम डिपेंडेंट रहेंगे, रासायनों पे कम डिपेंडेंट रहेंगे। परभक्षी व पीड़क, उनके जीवन चक्र, आहार नाल, ग्रहण विधियां, उन आवासों की जानकारी जिनको वह वरीयता देते हैं, सभी का ज्ञान इस हेतु आवश्यक है। ये बात मैंने पहले ही कह दी कि आप जिसका नाश करने जा रहे हैं, जिनसे आप बचाने जा रहे हैं, उनके बारे में पहले तो पूरी सीआईडी करनी है आपको। वो क्या खाता है, क्या बोलता है, कब सोता है, कब जनन करता है, कब गाता है, कब पीता है, कब सुसु करता है, कब टॉयलेट करता है, सारी सीआईडी गिरी आपको क्राइम ब्रांच गोगो की निकाल के रखनी है, तभी आप उसका सफाया, मतलब कि उसको कम कर पाए। सफाया तो करना ही नहीं, ना सफाया नहीं करना। इस सब के अध्ययन से जैव नियंत्रक के उचित उपायों के विकास में मदद मिलती है, और इसी से हम क्या करेंगे भाई, जैव नियंत्रक करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जैव नियंत्रण विधियां। अब क्या विधियां हैं कि मैम रामायण तो जप ली, नुकसान भी बता दिया आपने, अब क्या है, तो सबसे पहला नाम है ये हमारी, अच्छा कोई वो कार्टून देखता है मिराकुलस लेडी बर्ड,
है ना, वो ऐसे ही कपड़े पहन के लड़ाई करती है, सुपर वुमेन है वो, कार्टून बनाया हुआ है लेडी बर्ड। तो ये है लेडी बर्ड। लेडी बर्ड की बहुत सारी स्पीशीज होती है, ये कॉमनली आपने देखी है इसलिए मैं इसका फोटो लेके आई हूँ। ये लेडी बर्ड है। ये लेडी बर्ड क्या करती है, ये लेडी बर्ड एम्फीड्स को खाती है। ये दिख रहे हैं आपको एम्फीड्स? एम्फीड्स क्या थे, वो पिछला वाला चैप्टर अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने वहाँ पे एम्फीड्स, जैसिड्स और स्टेम बोरर की बात की थी कि ये पौधों को खा जाते हैं, खोखला कर देते हैं, है ना, पूरे पौधे के पौधे खा जाते हैं। तो अगर हम हमारे खेतों में लेडी बर्ड ले आए, लेडी बर्ड को डाल दें, उसको जनन करने दें अच्छे से, तो ये लेडी बर्ड क्या करेगी, इन एम्फिड्स को खाती है। तो ये एम्फिड्स को खाएगी तो ये रहेंगे नहीं और आपके खेत जो हैं वो क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो सबसे पहला नाम जो है यहाँ पे एग्जाम्पल में, ये सब एग्जाम्पल है जैव नियंत्रण के और सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब पूछे हुए हैं कॉम्पिटिशन से लेकर बोर्ड तक। और कंपटीशन में तो भाई बहुत खतरनाक लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें से आपको पूछा हुआ है कि ये क्या करता है ना, कि ये लेडी बर्ड क्या करती है, किस काम आती है, आगे जो आने वाले ट्राइकोडर्मा क्या करता है, किस काम आता है, और ऐसे टेबल बना बना के आपको डिफरेंस करने को बोला है। लेडी बर्ड नामक परभक्षी, परभक्षी का मतलब वही प्रीडिएटर, ठीक है। क्यों प्रीडिएटर है, मतलब ये किसी को खा रहा है। कीट जिस पर लाल व काले निशान होते हैं का प्रयोग एफिड्स के नियंत्रण में किया जा सकता है। इसी प्रकार ड्रैगन फ्लाई का प्रयोग मच्छरों के नियंत्रण में किया जाता है। ड्रैगन फ्लाई देखिए आपने, हम उसको पहले हेलीकॉप्टर इंसेक्ट कहते थे, ऐसी जो होती है बड़ी बड़ी आंखों वाली, ऐसे पीछे से उसका एक निकला रहता है ना, बड़ी बड़ी आंखों, ऐसे हेलीकॉप्टर जैसी होती है ना, मैं तो उसको भाई हेलीकॉप्टर फ्लाई कहती थी। ऐसे उसके पंख होते, बर 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 आवाज़ें अलग आती है वो जब चलती उड़ती है। बहुत पकड़ी है मैंने यहाँ से, मैं जब छोटी थी तो इसकी पूंछ पकड़ लेती थी यहाँ से और फिर उसको ऐसे लेके वो एकदम ऐसे यहाँ हाथ पे बैठ जाती है, मुड़ के व्रुन करती है उड़ने के लिए। बहुत पकड़ी हुई है मैंने, है ना, हेलीकॉप्टर जैसी दिखती है मुझे, तो ऐसी लंबी सी उसकी पूंछ होती है, ये दो आँखें। देखिए आपने ड्रैगन फ्लाई, आजकल तो मौसम है ड्रैगन फ्लाइज का, तो उनको पाला जाता है, उनको खेतों में, क्योंकि वो खेतों को नहीं खाती, वो प्लांट्स को नहीं खाती, वो किसको खा रही है, मच्छर को खा रही है, ठीक है। ऐसे ही जो लेडी बर्ड है वो क्या कर रही है, एफिड्स को खा रही है, आपके प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचा रही, तो आप उसको पाल सकते हैं। फिर है बैसिलस थुरिंजियसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे वाले चैप्टर में डिटेल में आने वाला है ना। इसके अभी लाभ पढ़ रहे हैं, फिर इसकी बुराइयां करेंगे। तो कौन है ये भाई, यह जीवाणु है, ये बात ध्यान रखना है। और मैं जैसे कह रही हूँ ना, नीट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि लेडी बर्ड यहाँ पे दिया है भाई जीवाणु, तो आप बोल देंगे अच्छा लेडी बर्ड जीवाणु और इसको हमने जैव नियंत्रण में उपयोग किया था। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि लेडी बर्ड जीवाणु नहीं है, लेडी बर्ड परभक्षी है, एक कीट है ना। ऐसे ही आपको बैसिलस थुरिंजियसिस बैक्टीरिया है, हो सकता है वहाँ पे बैसिलस थुरिंजियसिस के नीचे वायरस लिखा हो और आप पता है मुझे जैव नियंत्रण में काम में लिया था। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे सवाल है, ठीक है। छोटे पैकेटों में बाजार में उपलब्ध होता है ये बैसिलस थुरिंजियसिस बैक्टीरिया का पाउडर बना देते हैं और बाजार में देते हैं, फिर उसको वही लाते हैं किसान, या तो उसको पानी में घोल के या किसी पाउडर में घोल के ऐसे खेतों में छिड़क देते हैं। खेतों में छिड़केंगे तो ये बैक्टीरिया है भाई, जनन करेगा। जब ये जनन करता है तो इसकी संख्या में वृद्धि होती है। अब ये संख्या में वृद्धि करता है और पेड़ों को खाने वाले, जो हम मान लेते हैं कोई कैटरपिलर है ना, कैटरपिलर भी तो खाती है प्लांट्स को, मटर वगैरह में आपने देखी निकलती है इल्लड़ जिसको आप कहते हैं। है ना, कैटरपिलर वो क्या करती है, वो पत्तियों को खाती है। ये रही पत्ती मान लो उस प्लांट की, अब इस पत्ती पे पाउडर डला हुआ है, कौन सा पाउडर, ये बैसिलस थुरिंजियसिस का पाउडर, इसको बीटी भी कहते हैं, है ना, बीटी कॉटन बनाएंगे हम थोड़े से चैप्टर में आगे। अभी ये इसको खाएगी। अब ये क्या करती है, ये इसका पेट खराब कर देती है। जब ये इस पत्ती को खाता है तो इसके पेट में, इसके आहार नाल में गड़बड़ होने लग जाती है, इंटेस्टाइन इसकी खराब हो जाती है। जैसे आपको दस्त लग जाती है, ऐसा सोच लो इसको भी दस्त लग जाती है, इंटेस्टाइन दर्द करने लगती है, खराब होने लगती है, धीरे धीरे हो सकता है इसकी मृत्यु भी हो जाए। तो ये सोचती है यार ये तो पौधा
पेट खराब कर रहा है। आप भी कोई चीज़ पेट खराब करती है तो नहीं खाते हो ना, ये पौधे को खाना बंद कर देती है, और जितनी है उतनी तो मर ही जाएंगी, क्योंकि ये टॉक्सिक रिलीज करती है इसकी इंटेस्टाइन में, विष। तो हो गया काम अपना। तो हाँ, ये बीटी कॉटन प्लांट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, ये इसकी खासियत है। इसीलिए हमें ये दोनों काम देखना है, हमें ये भी देखना है कि वो उसको नष्ट भी कर दे और प्लांट्स को नुकसान भी ना पहुंचाए। ठीक है, तो उपलब्ध है। इन्हें पैकेटों में जीवाणु के शुष्क बीजाणु पाए जाते हैं, ड्राइड स्पोर्स होते हैं इसके, बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के जो स्पोर्स होंगे वो मिलते हैं, जिनको पानी में मिलाकर बेज फसलों जैसे फलों के वृक्ष ब्रेसिका, ये देखो ये भी एक नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, वहां पे प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, पूरा डिटेल में तो मैं नहीं बता पाऊंगी, टाइम चला जाएगा। ये ब्रेसिका याद रखना, सरसों के खेतों में यूज किया जाता है, फलों में भी यूज किया जाता है। यहाँ पर कीटों के लार्वा खा लिए जाते हैं, लार्वा की आहार नाल के विष मुक्त होता है, वह लार्वा मर जाता है। ये लार्वा ही है भाई, कैटरपिलर क्या होती है, वो मॉथ है, बटरफ्लाई है, उनकी लार्वा ही तो होती है। ठीक है, तो उनको विष रिलीज करता है, टॉक्सिक्स रिलीज या टॉक्सिन रिलीज करता है, लेकिन इससे अन्य कीट अप्रभावित रहते हैं, दूसरे कीटों को नुकसान नहीं पहुंचाता ये। ठीक है, सिर्फ इसको, ये जो लार्वा हैं उनको नुकसान पहुंचाता है, वो भी जो खेतों में इनको खा रहे हैं। ठीक है, कीट तो ज्यादातर प्लांट खाते नहीं है, लार्वा ही खाते हैं उनके, कैटरपिलर वाला। मटर वगैरह में भी आपने वही देखी होंगी लार्वास, है ना, बटरफ्लाई के। अब है कवक आधारित, कि कवक, क्योंकि मैंने कहा कवक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आती है, तो एक कवक, और इस पे भी नीट पे क्वेश्चन आया हुआ है भाई। चलो, फंजाई बेस्ड, कौन सी फंजाई है, जरा नाम याद रखेंगे इसकी, ट्राइकोडर्मा प्रजाति क्या है, ये एक कवक है, फंजाई है। प्रजाति जड़ों के पर्यावरण में पाई जाने वाली एक मुक्त जीवी फंगस है। मुक्त जीवी है मतलब कि डिपेंडेंट नहीं है। कहाँ रहती है ये, प्लांट्स है उनकी जड़ों में रहती है, ऐसे अंदर की तरफ। फंगस है तो भाई अपने हाइफा जो है, माइसीलियम होते हैं कवक में, कवक जाल जिसको आप कहते हैं हिंदी में, कवक जाल है ना, माइसीलियम फैला देती है ये। कुछ तो ऐसी कवक होती हैं जो जड़ों के अंदर भी रहती हैं। आपको पता है जो माइसीलियम है वो दो तरह की, एक्टो और एंडो, दोनों प्रकार की होती है। तो ये ट्राइकोडर्मा इस प्लांट की जड़ों में रहता है, जड़ों में रहता है अपना, कुछ नहीं, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, प्लांट को कोई डिजीज नहीं करता, बस रहता है, उसको रहने के लिए जगह चाहिए। और प्लांट जो भी है बना रहा है उसका थोड़ा बहुत खाना जो है, क्योंकि आपको पता है कवक जो है अपना खाना खुद नहीं बनाती, तो इसकी जड़ों से वो खाना जो है थोड़ा थोड़ा अवशोषित करती रहती है, लेकिन फायदा भी पहुंचा रही। क्या करती है जरा सुनो, यह पादपों के अनेक रोग जनकों के लिए प्रभावकारी जैव नियंत्रक है। ये क्या करती है, जब तक इस प्लांट के साथ रहेगी इसको कोई रोग नहीं होता, रोगकारी है ये, कीटों से नहीं बचा रही है, ये बात ध्यान रखना। ऐसे ही पूछे हुए वहां पे नीट पे कि ट्राइकोडर्मा कीटरोधी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कीटरोधी नहीं है, ये तो रोगजनक है, रोग से बचा रहा है। कीट से तो लेडी बर्ड बचा रही थी, एम्फीड से बचा रही थी, ये रोग से बचा रहा है। ऐसे बहुत बारीकी वाले जो है क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, तो ये रोगजनक का काम करती है, डिजीज से बचाती है, प्रभावकारी जैव नियंत्रक है। अब है बैक्यूलोवायरस। ठीक है, ये एक वायरस है, वो बैक्टीरिया था, एक कीट था, उसके बाद एक हमारा कवक आ गई, और ये है वायरस बैक्यूलोवायरस, इसका भी नाम याद रखेंगे। बैक्यूलोवायरस कीटों व अन्य ऑर्थोपोडा पर आक्रमणकारी रोगजनक होता है। ये किस किस को मारता है भाई, कीट को मार रहा है, और ऑर्थोपोडा में पता ही है आपको, मैक्सिमम तो है कीट आते हैं, है ना, ऑर्थोपोडा संघ क्लास इंसेक्टा, कीट इंसेक्टा ऑर्थोपोडा के अंतर्गत ही आते हैं। उन पर क्या करता है, अटैक करता है ये वायरस, उनको डिजीज फैलाता है। तो अगर आप खेतों में इसको डाल देंगे, स्प्रे कर देंगे इसका, तो ये जहाँ जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनको डिजीज फैला देगा। ठीक है, और डिजीज फैला देगा तो उनकी डेथ हो जाएगी। जैव नियंत्रक प्रयोग किए जाने वाले अधिकांश बैक्यूलोवायरस वंश न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, ये नाम याद रखना है, इस पे भी पूछा हुआ है, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। ठीक है, उस कैटेगरी का है, मतलब इसका वंश कौन सा है, जीनस कौन सा है, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, उस संघ का है ये।
यह प्रजाति विशिष्ट होते हैं। प्रजाति विशिष्ट का मतलब किसी स्पेसिफिक कीट को या स्पेसिफिक इंसेक्ट को ही खाते हैं, सबको नहीं खाते। तो आप देख सकते हैं आपके खेत में अगर ये जिसको खाता है, अगर वो आपके खेत में आतंक मचा रखा है तो आप इसको लेकर आइए, ठीक है। प्रजाति को नुकसान पहुंचाते, ये सब पाउडर फॉर्म में मिलते हैं, है ना, मार्केट में पाउडर की फॉर्म में मिल जाते हैं इजीली। इनका मनुष्य वो ट्राइकोडर्मा कवक भी मिलती है पाउडर फॉर्म में, है ना, बॉटल्स मिलती है, उसकी पैकेट्स मिलते हैं। इनका मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधों पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये आपको पता ही है वायरस तो वैसे भी स्पेसिफिक होते हैं। हमने पहले भी बात की है कि वायरस, अगर कोई प्लांट वायरस है तो वो प्लांट कोई डिजीज फैलाएगा, अगर कोई इंसेक्ट वायरस है तो वो इंसेक्ट कोई डिजीज, स्पेसिफिक होते हैं ये। ह्यूमन वाला है तो ह्यूमन को ही फैलाएगा, डिजीज स्पेसिफिक होते हैं। तो भाई ये उस कीड़े को खा रहे हैं, उस कीड़े को बीमारी फैला रहे हैं, खा नहीं रहे, बीमारी फैला रहे, वायरस तो कैसे खाएगा, बीमारी फैला रहे हैं, तो बाकी मनुष्य, पशु पक्षी और पौधों पे कोई दुष्प्रभाव नहीं देते। वही हमें करना है, जैव नियंत्रक में हमें खेतों को तो बचाना ही है, प्लस हमें कोई नुकसान भी नहीं होना चाहिए उससे। पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में प्रयोग या समन्वित पीड़क प्रबंधन द्वारा लाभकारी कीटों के संरक्षण के प्रयासों से यह विशेष रूप से लाभदायक है ना। कीटों को, बिल्कुल कीटों को डिजीज फैलाता है और उनको मार देता है, लेकिन एक संरक्षण लेवल पे। मान लो कोई ऐसा कीट है जो इंडेंजर्ड है, मतलब संरक्षित कैटेगरी में आता है, तो फिर आप इसके लिए उसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो इंडेंजर्ड है, उसको तो बचाना है, मारना नहीं है उसको फिर कोई दूसरी टेक्निक से भगाएंगे, कुछ तो करेंगे ही उसके लिए। तो ये जो है पेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए आपको ये सब करनी है। अब है जैव नियंत्रक के लाभ कि क्या लाभ है। वैसे हम जो बड़बड़ करके आए हैं पीछे से, वो सब लाभ ही हैं कि क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, पर एक बार थोड़ा सा उसको पूछ लिया जाए। बोर्ड में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैव नियंत्रक के क्या लाभ है, 2 या 3 नंबर में। तो देख लीजिए एडवांटेज क्या है। यह विधि पारिस्थितिकी मित्र यानी कि इको फ्रेंडली है, ठीक है, अर्थात पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती। कोई भी इनमें से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, ना आपको पहुंचा रहा है, हमने देखे ही अभी जितने भी देखे। किसी विषाक्त पदार्थ का प्रयोग नहीं होता। टॉक्सिन हमारे लिए नहीं है, उस कीट के लिए जरूर टॉक्सिक है या टॉक्सिन है, लेकिन हमारे लिए कोई नुकसानदायक नहीं है, प्लांट के लिए भी नहीं है। यह विषाक्त रसायनों पर हमारी निर्भरता कम करता है। हम जो रसायन यूज कर करके वेब चेन को खराब कर रहे हैं, खाते जा रहे हैं अलग अलग प्रकार के केमिकल्स, जिसके दुष्प्रभाव हम देखते ही हैं। बोलते हैं आजकल की सब्जियां भी ताजी नहीं रही, फ्रेश नहीं रही, उसमें केमिकल डालते हैं जिसकी वजह से डिजीज, कैंसर जैसी डिजीजेस फैलती हैं, ठीक है, तो उससे बच जाते हैं। अंत उनके निर्माण में होने वाला प्रदूषण नहीं होता। भाई केमिकल आएगा कहाँ से, कोई बना रहा है, जहाँ फैक्ट्री में बन रहा है वहाँ पे भी धुआं निकल रहा है, उसका पानी निकल रहा है, कहाँ जा रहा है, वो नदियों में जा रहा है, हवा में जा रहा है, तो प्रदूषण को भी नुकसान, प्रदूषण भी फैला रहा है। तो जब रासायन ही नहीं बनेंगे तो प्रदूषण नहीं होगा। यह पीड़कों को पूर्ण रूप से समाप्त न कर उनको नियंत्रित स्तर पर बनाए रखते हैं, अतः पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन नहीं बिगड़ता, ठीक है। उनको सफाया नहीं करते, उनको एक लेवल पे कम ले आते हैं। भाई ऐसा नहीं कि खेत में डाल दिया सारे कीट मर गए, एक नियंत्रण रख के चलते हैं कि भाई थोड़े बहुत तो ठीक है सहन कर लेंगे, पूरे खेत की खेत बर्बाद नहीं करेंगे वो। ऐसा भी नहीं कि उनको डायनासोर की तरह, वही जैसे मैंने कहा, बर्बाद ही कर दे बेचारों को। यह प्रजाति विशिष्ट होती है, अतः लाभकारी कीटों जैसे परागकणकर्ता और प्रतिकूल परागणकर्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते, ठीक है, विशिष्ट होते हैं ये। जैसे लेडी बर्ड है वो एम्फिड को खा रहा है, जो बैसिलस तुरंजियसिस है वो किसी पर्टिकुलर कीट या ऑर्थोपोडा को खा रहा है, ट्राइकोडर्मा तो किसी को खा ही नहीं रहा, वो तो बेचारा बड़े बड़े लाभ दे रहा है प्लांट्स को। तो ये स्पेसिफिक होते हैं, तो भाई और लोगों को नहीं मार रहे। जैसे कि जो परागकण करता है, पॉलिनेटर्स हैं। पॉलिनेटर्स क्या होते हैं, जो एक परागकण को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, है ना। फूल पे बैठ के मधुमक्खी जो है वो परागकण को एक फूल से दूसरे फूल में फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है ना। वो भंवरा गाना तो सुना ही होगा, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकंवर। तो भाई ऐसे जो भंवरे हैं, मक्खियां हैं, कीट हैं, जो पॉलिनेटर हैं, वो जो है
उनको नुकसान नहीं पहुंचाता, उनको नहीं मारते। ठीक है, तो ये थे लाभ हमारे, और इसी के साथ आज का लेक्चर भी खत्म होता है। अब एक टॉपिक बचा है और उसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि हम MCQs करेंगे इस चैप्टर के, क्योंकि बच्चों की डिमांड आ रही है, तो देखते हैं थोड़े बहुत करते हैं इस चैप्टर में। मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ।